राजनीति एक कठिन ककहरा है, इसमें लड़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, जूझना पड़ता है। 2011 में पुलिस ने इतना मारा कि पुलिस को ये समझ आया कि आदमी मर गया और छोड़ कर चले गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब इस देश में दल बदल की राजनीति, जब हर 2 साल पे लोग पार्टियां बदल लेते हैं, कुछ लोग इस देश में राजनीति में ऐसे भी हैं जो एक पार्टी और एक विचारधारा के साथ पिछले 1.5 दशक से खड़े हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ताओं से, सरकारों से नहीं डरते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो समानता, न्याय, बंधुत्व की भावना में विश्वास करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़ते हैं, हर बार लड़ते हैं कि यह दुनिया बदले। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर जिंजीविसा है, जिनके अंदर चाहत है कि एक ऐसी दुनिया बने जिसमें असमानता ना हो, जिसमें किसी तरह का भेदभाव ना हो। छात्रों का नेतृत्व आप कर रहे थे और काला झंडा राहुल गांधी जी को दिखाया। देखिए वो ना आंदोलनों के क्रम में ये घटना हुई। ऐसा नहीं कि उसी दिन बस निकले और काला झंडा दिखा दिया। तो 2 गाड़ियां आकर के रुकी, कुछ खा रहे थे, हम समझ गए कि तो पुलिस की गाड़ी है। लोगों को ठग लिए, धोखा दे दिए, पैसा लेके भाग गए नौकरी के नाम पर या फीस कम कराने के नाम पर। ये सब जो आरोप लगे वो कोई विश्वविद्यालय के रेगुलर या इनरोल्ड छात्र नहीं। अतीक अहमद जी से तो सबसे पहली मुलाकात हमारी जेल में, वही अतीक अहमद जिनको हम लोग अखबार में पढ़ते थे। तो होता है ना कि जेल में जो मिले तो एकदम अलग ही जो शख्सियत जो आप बता रहे हैं कि ऐसा लोग बोलते हैं, उस तरह का उनमें नहीं था। और उनका लाइव मर्डर किया इस सरकार के लोगों ने। सरकार उनके साथ खड़ी रही, हत्यारों के साथ खड़ी रही। नमस्कार दोस्तों, टॉक विद परमिंदर में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। राजनीति एक कठिन ककहरा है, इसमें लड़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, जूझना पड़ता है। और मैं आज एक ऐसे शख्स से आप सबको मिलवा रहा हूं जिनका ऐसा इतिहास रहा है। 2011 में पुलिस ने इतना मारा कि पुलिस को ये समझ आया कि आदमी मर गया है और छोड़ कर चली गई। और कुछ लोग, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब इस देश में दल बदल की राजनीति, जब हर 2 साल पे लोग पार्टियां बदल लेते हैं, कुछ लोग इस देश में राजनीति में ऐसे भी हैं जो एक पार्टी और एक विचारधारा के साथ पिछले 1.5 दशक से खड़े हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ताओं से, सरकारों से नहीं डरते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो समानता, न्याय, बंधुत्व की भावना में विश्वास करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़ते हैं, हर बार लड़ते हैं कि यह दुनिया बदले। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर जिंजीविसा है, जिनके अंदर चाहत है कि एक ऐसी दुनिया बने जिसमें असमानता ना हो, जिसमें किसी तरह का भेदभाव ना हो। मैं समाजवादी पार्टी के समाजवादी लोहिया वाहिनी के फ्रंटल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव जी की बात कर रहा हूँ। अभिषेक जी, सबसे बड़ी बात एक और मैं इसमें जोड़ता जाऊं कि 5,000 झंडों के साथ इन्होंने अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाया था। ऐसी कोई घटना इतिहास में है या नहीं है? मैंने तो सर्च किया, मुझे नहीं मिली। अभिषेक जी, मेरा पहला ही सवाल आपसे ये है कि आप कैसे हैं और आजकल क्या कर रहे हैं? बहुत धन्यवाद परमिंदर भाई। हम तो ठीक हैं, देश और समाज ठीक नहीं है, जी। हमारा प्रदेश ठीक नहीं है और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। लोगों के बीच जा रहे हैं, इनकी गलत नीतियों को बता रहे हैं और कोशिश यही है कि कैसे भी इस दक्षिणपंथी सत्ता को सत्ता से उखाड़ फेंका जाए। जी। उसी के लिए हम लोग अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर संगठन को मजबूत करके और आगे की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप इलाहाबाद से आते हैं और इलाहाबाद की जो सरजमीन है वो छात्र पॉलिटिक्स के लिए बेहद मानीखेज मानी जाती है। वहाँ से बड़े बड़े छात्र नेता निकले हैं। अभिषेक जी, आप जब समाजवादी पार्टी में आए, उसमें आने से पहले का इलाहाबाद में आपका क्या एक्सपीरियंस था? ये सवाल उस समय पूछ रहा हूँ जब इलाहाबाद प्रयागराज हो चुका है। जी बिल्कुल। इलाहाबाद देखिए हम लोग के रगों में बहता है। जी। बचपन से ही इलाहाबाद का हर एक कोना हम लोग ऐसे ही घूमते टहलते रहे हैं। इलाहाबाद
बल्कि एक कोई शहर नहीं है, कोई ज़िला नहीं है, हम लोग के लिए इलाहाबाद एक नशा है। और राजनीति में आने से पहले या कॉलेज के टाइम जाने से पहले भी स्कूलिंग भी हमारी इलाहाबाद से हुई है, कर्नलगंज इंटर कॉलेज से। उसके पहले भी हम झूसी में रहते थे, वहीं पढ़ाई और वहीं अपना झूसी का कोई ऐसा पार्क नहीं बचा होगा जहाँ हम लोग खेलते कूदते और ना बचपन हम लोग का ना बीता हो। तो इसलिए इलाहाबाद से जो जुड़ाव है वो बहुत भावनात्मक जुड़ाव है। और आज भी इलाहाबाद ही हम लोगों के लिए नाम भले ही बदल जाए, लेकिन वो इलाहाबाद ही रहेगा। वो ऐतिहासिकता लिए हुए शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, संस्कृति का केंद्र है, आंदोलन की जगह है, साहित्य की जगह है। इलाहाबाद बनते-बनते बना है और हम लोगों के सिराओं में रक्त की तरह प्रवाहित है इलाहाबाद। तो जो जुड़ाव है ना इलाहाबाद से, वो नाम बदल देने से नहीं बदल जाएगा, वो वही रहेगा। इसीलिए हम कभी भी जो दूसरा नाम पड़ा है उसको नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। एक ही कुतर्क है, वो है सांप्रदायिकता। जी। उन्हें जो लोग हैं दक्षिणपंथी लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग, इन लोगों को हर बात में हर चीज़ को ये जो उनका चश्मा है सांप्रदायिकता का, उसी से देखते हैं। इलाहाबाद इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है, जी। बहुत ऊपर है इलाहाबाद। तो अब उसका नाम आप बदल देंगे और सोचेंगे कि सब कुछ बदल जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। और इसी क्योंकि जब इलाहाबाद बना भी है, जो इतिहास में भी अगर जाएँ तो कहीं पर भी प्रयागराज नाम का कोई ज़िक्र नहीं है। जी। प्रयाग में मेला लगता था, कुंभ का मेला लगता था, वो है प्रयागराज, जी। अभी भी है। जी। वो जगह को प्रयाग ही बोलते हैं। प्रयाग घाट रेलवे स्टेशन है, प्रयाग जगह है, प्रयाग जंक्शन भी है, दारागंज और उसके आस-पास जहाँ पर महाकुंभ मेला अभी जो लगा था, तो वो पूरा एरिया प्रयाग कहा जाता रहा। और ये इसी की वजह से उसको प्रयागराज कहा जाता है। लेकिन इलाहाबाद जो बना है, उसको ये सही बात है कि अकबर ने बसाया, इसका ऐतिहासिक प्रमाण है। वहाँ पर किला बना, वहाँ पर बांध बने। फिर अंग्रेज़ों ने वहाँ पर सिविल लाइन से लेकर के जो एरिया है पूरा, जो नया है टैगोर टाउन, कर्नलगंज, जॉर्ज टाउन, ये वाला पूरा एरिया, तो जो चीज़ प्रमाण के साथ है ना, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये प्रमाण है कि इलाहाबाद किन्होंने बसाया, इलाहाबाद कैसे आगे बढ़ा, उसका अपना इतिहास है। और उसी इतिहास को ध्यान में रखते हुए, और जो फिर जो जुड़ा हुआ इलाहाबाद से, ख़ास तौर से जो विश्वविद्यालय में जो लोग पढ़ाई की है, जो खाँटी इलाहाबाद के लोग हैं। अब तमाम लोगों को आप देखेंगे, बड़े-बड़े जो जगहों पर हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री में भी हैं जी। जी। और खेल इंडस्ट्री में, खेल में भी हैं, तमाम जगहों पर हैं, साहित्यकार भी अच्छे-अच्छे हैं। उन सब से आप पूछेंगे तो सब लोग इलाहाबाद को इलाहाबाद ही बोलते हैं। कोई जी। हमारे दोस्त हैं चंदन खन्ना, मियामी में हैं और वर्ल्ड क्लास फ़ोटोग्राफ़र हैं जी। और प्योर इलाहाबादी हैं। वाह! हम भी अपने आप को उसी श्रेणी में रखने की कोशिश करते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाम बदलने के बाद भी उसी जी। भावना के साथ इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं। ये एक आपने किसी अपने संवाद में एक बार बताया था और लिखा भी है उसके बारे में आपने, कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कोई बरगद का पेड़ है। हाँ, लोग दुखी होते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं, तो वो बरगद के पेड़ के नीचे क्या नहीं, वो बैठते हैं? प्रतीक है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। जी। वो आप देखेंगे जो हमारे विश्वविद्यालय का जो साइन है, जी। वो वही बरगद का पेड़ है। वो सीनेट हॉल के ठीक सामने है, हिंदी डिपार्टमेंट का जो ग्राउंड है वहीं पर है और वो बहुत ऐतिहासिक है। हमारे लिए भी कई बार जब हम भी दुखी होते थे और अपेक्षित परिणाम नहीं आता था, तो वहीं जाकर के बैठ जाते थे। और वाक़ई में आज भी हम विश्वविद्यालय के किसी भी कोने में चले जाएँ, ख़ास तौर से छात्र संघ भवन पर जब जाते हैं, जब इधर से निराश होते हैं तो हम वहीं जाते हैं। जी। एक दिन के लिए भी अगर इलाहाबाद गए तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन पर ज़रूर जाते हैं और वहाँ से फिर हमको वो सब रिकॉल होने लगता है चीज़ें जी। कि कैसे हम यहाँ पर आए और आने के बाद कितना कुछ झेले। उस समय तो कुछ नहीं था, हमको कोई नहीं जानता था, एक आदमी भी नहीं पहचानता था। एक तरफ से लोग आते थे, एक तरफ से लोग जाते थे, बस यही हमें दिखाई देता था। तो ये महसूस होता था उस दौरान कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, यहाँ पर हमारे जैसे पता नहीं कितने लोग आए, पढ़े और निकल गए, नहीं अपना एक मुकाम बना पाए, किसी ने मुकाम बनाया, मतलब सब कुछ हुआ सबके साथ। हम लोगों ने जो समय दिया वो बहुत चुनौतीपूर्ण समय था। अगर हम छात्र राजनीति में जाना चाह रहे हैं और उसी साल चुनाव बंद हो गए,
चाहते ही जिस साल हम प्रवेश लिए वहाँ 2005 में पहला वोट डाला था हमने, जी 2005 के चुनाव है। जी जब वोट डाला, देखा सारा कुछ, तो वो मन में एक जिज्ञासा थी कि कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ समाज के लिए करना है, क्योंकि भगत सिंह जी से और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से, नेताजी को हमारा पूरा परिवार शुरू से ही मानता रहा है। तो अखिलेश जी को हम बहुत पसंद करते थे। तो वो रहता था कि कभी हम लोग उस क्षेत्र में जाएँगे नहीं, अब केवल बस वोट डालना और ऐसे मदद करना है। तो वो जो छात्र राजनीति का शुरुआती दौर था, उस समय ये था कि कैसे हमें समाज को मजबूत करना है और पार्टी के साथ जुड़ करके, और ये सब था हमारे मन में उस समय भी। तो वो जा कर के हम याद करते हैं वहाँ छात्र संघ भवन पर, कि तो ऊर्जा बहुत मिलती है, पुरानी चीज़ों को याद करके कि तब तो नहीं हिम्मत हारे, अब काहे निराश हो रहे हो, तो ये सब चीज़ें मन में आता है। और वो परिसर में कहीं पर भी, कैंपस में किसी भी, जो बरगद का पेड़ का आप नाम ले लो, वहाँ पर भी जा कर के वही ऊर्जा मिलती है। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा, अगर हम कहें, तो हमें छात्र संघ भवन पर सबसे ज़्यादा जी। वो जो छात्र संघ एहसास होता है। वो जो छात्र संघ भवन की प्राचीर है, हुँ। उसका जो एहसास है वहाँ से बोलने का लोगों के अंदर, उसको शायद आपने लिखा है कि आपने महसूस नहीं किया। मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ कि इलाहाबाद अगर याद किया जाए 2-3 चीज़ों के लिए, तो वो कौन-सी चीज़ होगी जिसके लिए इलाहाबाद को लोग याद करें कि ये शहर बड़ा खूबसूरत है? जैसे मैंने एक चीज़ वहाँ महसूस की है कि वहाँ के लोग बड़े लड़ाकू और जिंजीविषा वाले होते हैं, संघर्ष करते हैं। आपने ज़िक्र किया ना, जो ऐतिहासिक प्राचीर है, जहाँ जी, से दक्षता भाषण होता है छात्र संघ भवन, जी, हम आपको उससे जुड़ा एक भावनात्मक चीज़ शेयर करना चाहेंगे कि वही वो जगह है, पूरे विश्वविद्यालय का कोई कोना ऐसा नहीं बचा होगा जहाँ पर हम नहीं गए होंगे, जानते नहीं होंगे उसको, ऐसा कोई कोना नहीं बचा है। एकमात्र जगह है इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन का, जो प्राचीर है, जहाँ से दक्षता भाषण लोग देते हैं। वो हमारे मन में ये चीज़ था कि जब दक्षता भाषण देने का मौका मिलेगा, जब वहाँ, तभी वहाँ पर जाएँगे। जी, लेकिन वो मौका ही नहीं मिल पाया। तो जब मौका नहीं मिला, तो आज तक हम वहाँ पर नहीं गए हैं। तो जो आप पूछ रहे हैं ना कि वहाँ पर क्या माहौल रहता है, कैसा वहाँ फ़ील होता होगा, तो ये चीज़ हम नहीं बता पाएँगे। जी, जी, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, 7 चुनाव हुए हम लोग के 7 साल के संघर्ष के बाद। वहाँ 7 चुनाव हुए, तमाम पदाधिकारी वहाँ गए, वहाँ से भाषण दिए, जीते, सब कुछ हुआ, हम कभी नहीं गए। जी, कुछ लोग खुशी में भी वहाँ पर चढ़ कर के गए, जब जीत हो गई तो वहाँ से झंडा-वंडा अपना लहराए, लेकिन हम अपना नीचे ही रहे। क्योंकि हमारे ज़हन में ये चीज़ रहता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण जगह है और वो हमारा सपना था। और वो सपना जब नहीं पूरा हुआ है, तो थोड़ा-सा हम ज़िद्दी किस्म के भी हैं, हम नहीं गए फिर वहाँ पर। जी। वो कौन भावनात्मक जुड़ाव है, ज़िद वो वाली ज़िद नहीं है, ज़िद भावनात्मक वाली। नहीं, वो मैं जो पूछ रहा था कि 2-3 चीज़ हाँ, बताइए। और वो चीज़ जो आप पूछ रहे हैं कि किन वजहों से इलाहाबाद, देखिए, एक तो इलाहाबाद की ना माटी में कुछ तो बात है कि वो आपको बहुत ऊर्जा देती है। जी, आंदोलन का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। हम लोग जो आंदोलन किए, वो किए ही अपने पुराने जो क्रांतिकारी इतिहास रहा है विश्वविद्यालय का, उससे प्रेरणा लेकर के, लेकिन आज़ादी का भी बहुत बड़ा केंद्र रहा है। जी, लियाकत अली साहब वहाँ के प्रमुख क्रांतिकारी थे, उन्हीं के नेतृत्व में पूरा स्वाधीनता संग्राम हुआ। वहाँ महात्मा गांधी जी का आनंद भवन में आना, वहीं से कई बड़े-बड़े निर्णय लिया उन्होंने। भगत सिंह भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक छात्रावास हॉलैंड हॉल में आकर के रह चुके हैं। तो तमाम क्रांतिकारी आते-जाते, चंद्रशेखर आज़ाद जी का शहादत स्थली है इलाहाबाद। जी, तो ये सब चीज़ मिल कर के ना एक प्रेरणा पैदा करते हैं। वो, और लोग कहते हैं कि इलाहाबाद मतलब बलिदानों की क्रांतिकारी धरती है, और ये सच है कि वहाँ से वो प्रेरणा मिलती है। जी, और भी बड़े आंदोलन, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, तो डिक्सन वहाँ के डीएम थे, कलेक्टर उस समय। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से छात्र संघ का एक जुलूस निकला। शहीद लाल पदमधर जी उसका नेतृत्व कर रहे थे। और उस जुलूस, वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुआ था, आह्वान जो था गांधी जी का, जिसके नायक समाजवादी नेता रहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, जेपी, जी, ये सब जी, लोग नायक रहे उस आंदोलन के। तो वो जो आह्वान हुआ था, उस आह्वान में जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुलूस निकला कचहरी की तरफ, तो लड़कियां उस आंदोलन में आगे आगे चल रही थी, उस जुलूस में आगे चल रही थी।
जी, और जब ब्रिटानिया हुकूमत थी, वो सामने बंदूक लेकर के जब लोग आ गए, तो लड़कियां भी पीछे नहीं हटी, लेकिन एक नौजवान दौड़ता हुआ आगे आया, शहीद लाल पदमधर, और पहली गोली उन्होंने खाया, वो शहीद हो गए वहाँ पर। जी। तो जो हमारे इसीलिए नारा भी लगता है। कैंपस में जो हमारा मूर्ति है, जी, शहीद लाल पदमधर जी की, वो भारत छोड़ो आंदोलन के नायक रहे, इलाहाबाद जी, विश्वविद्यालय के छात्र रहे, और बहुत प्रेरणा देते हैं जी, जी। कि मौका पड़े तो हम अपना सीना लेकर के आगे खड़े हो जाएंगे, और इस देश को, समाज को बचाने के लिए। एक और घटना जिसका ज़िक्र मैं करना चाहूँगा, 2011 में घटना हुई थी। राहुल गांधी इलाहाबाद आए थे और बहुत सारे छात्रों ने, और शायद उस छात्रों का नेतृत्व आप कर रहे थे, और काला झंडा राहुल गांधी जी को दिखाया गया। ऐसा क्या हुआ था कि पुलिस ने लोगों को बहुत बुरी तरह मारा, और आपको भी बहुत बुरी तरह मारा था, जो मैंने पता किया कि इस तरह मारा कि ये लोग बचे ना। कुछ नेताओं ने भी मारपीट की थी, उसका उसका भी ज़िक्र आप करें ज़रूर। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, वो ना आंदोलनों के क्रम में ये घटना हुई थी। जी, ऐसा नहीं कि उसी दिन बस निकले और काला झंडा दिखा दिया, ऐसा नहीं था। वो बहुत लंबे समय से, हम आपको बताएँ कि 2005 से इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ बंद कर दिया गया। हुँ, जो भी नीति रही हो, सरकार की नीतियाँ गलत थीं, वो हमें कोई कहने में गुरेज नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने भी लिंग 2 कमेटी को ला करके छात्र राजनीति को कम नहीं किया, बल्कि ख़त्म करने का काम किया, जी, और उनका साथ दिया जो हमारे देश के तमाम उस समय के बुद्धिजीवी कह सकते हैं, वो लोग भी छात्र संघ को बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ा। अगर किसी चीज़ में, किसी संस्था में कोई कमी है, तो बजाय उसके उसको सुधार करने के, उसे ख़त्म ही कर देना कहाँ से न्यायोचित है। जी, ये छात्र संघ के साथ अन्याय हुआ, और सिर्फ छात्र संघ के साथ अन्याय नहीं हुआ, बल्कि उसके बाद जो कैंपस में छात्रों की जो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक आवाज़ थी, छात्र संघ, उसके ख़त्म होने से क्या हुआ कि जो सरकार की पॉलिसी का भी, अगर गलत पॉलिसी का भी विरोध कहीं से उठता था, तो सबसे पहला विरोध जी, कैंपसों से उठता था, विश्वविद्यालयों से उठता था। जी, वही सबसे ज़्यादा प्रभावित हो गया। आज सरकार धड़ल्ले से कोई फैसला ले लेती है, कहीं कोई बोलने वाला नहीं है, उसे लागू कराने में सरकार को किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आती है। तो छात्र संघ के नहीं होने से जो हम लोग देख रहे हैं, उसका दुष्परिणाम हम देख रहे हैं कि हमारे सामने यही भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम योजनाओं को, गलत सही सब योजनाओं को खुलेआम लागू कर ले रही है, और कहीं पर से भी आवाज़ नहीं उठ पा रही है। जी, उसका बहुत बड़ा कारण कि छात्र संघ को बंद कर देना। पूरे देश के सभी कैंपसों में, कॉलेज हो या विश्वविद्यालय, सभी जगह छात्र संघ चुनाव अनिवार्यतः होने चाहिए। समाजवादी पार्टी इसके साथ है, लेकिन केवल एकमात्र पार्टी है जो इसके साथ खड़ी है। बाकी कोई ऐसा दल नहीं जो खुल करके छात्र संघ के पक्ष में खड़ा होता है। हम लोग के तो घोषणा पत्र में हमारे नेता अखिलेश जी इसको कहते रहे हैं कि छात्र संघ लोगों के लिए, छात्रों के लिए बेहद आवश्यक संगठन है। ये एक बात है। दूसरी बात जो आप कह रहे हो उस घटना को लेकर के, तो वो हम जब प्रवेश हमारा हुआ 2005 में विश्वविद्यालय में, वहाँ गए, उसके बाद एक सपना लेकर के आदमी जाता ही है कैंपस में, तो दुनिया बदलने की जगह है, बनाने की जगह है। तो उसी साल छात्र संघ चुनाव बंद हो गए। एक वोट हमने डाला है, 2005 का जो चुनाव था, वहाँ पर वोट, इंग्लिश डिपार्टमेंट वहाँ पर है, वहाँ लाइन लगा के दिया था। उसके बाद ये हुआ कि इस साल चुनाव होगा, इस साल चुनाव होगा, ऐसे ही 2-3 साल ऐसे निकल गए। आंदोलन होता रहता था, मांग हम लोगों की होती रहती थी कि छात्र संघ बहाल किया जाए। कौन सा ऐसा कारण है कि छात्र संघ को रोक दिया गया है। और धीरे-धीरे जो चुनाव लड़ना को इच्छुक थे, जो सीनियर हमारे नेता थे, क्योंकि उसी साल लिंग 2 कमेटी भी लागू हो गई थी, अन्य जगहों पे, जेएनयू वगैरह में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो ये था कि लिंग 2 कमेटी से ही चुनाव कराया जाए, लेकिन कराया जाए, ऐसे नहीं ठीक है। लेकिन चुनाव हो ही नहीं रहे थे, तो हम जो पुराने नेता थे वो धीरे-धीरे कैंपस छोड़ने लगे। जिनके चुनाव लड़ने की संभावना खत्म होती जा रही थी, वो भी कैंपस छोड़ने लगे। तो बहुत कम संख्या में लोग बचे जो छात्र संघ के लिए संघर्षरत रहे। हम लोग उसको बहुत नियमित तरीके से चलाए, क्रमबद्ध तरीके से, रोज़ कोई न कोई कार्यक्रम करते हुए, विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने मांग रखते हुए अपनी बात कहते थे, और धरना भी लंबे समय तक चलाए। बीच-बीच में कुछ बड़ा आह्वान भी करते थे, उसमें भी छात्रों का बहुत साथ सहयोग रहता था। हुआ ये था कि हम लोग आमरण अनशन रखे थे। जब विश्वविद्यालय हम लोग की हर बात को
दरकिनार कर दे रहा था, कोई कहीं कोई सुनवाई नहीं थी। तो हम सारे छात्र संघ के लोगों ने उस समय एकत्र होकर के मीटिंग बुलाई। मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि आमरण अनशन करेंगे। और आमरण अनशन के बाद जब शुरू हुआ आमरण अनशन, उसमें हम लोग बैठे थे और उसका बहुत ज़बरदस्त समर्थन हुआ। पूरा इलाहाबाद हम लोग को समर्थन देने के लिए छात्र संघ भवन कैंपस आने लगा। कचहरी से, हाई कोर्ट से, शहर में से, कॉलेज के लड़के, हर इवन हमारा जो कैंपस है उसका साइंस फैकल्टी, आर्ट्स फैकल्टी, लॉ फैकल्टी, उस समय की हम तस्वीरें आपको साझा करेंगे। इतना ज़बरदस्त सपोर्ट मिला था उस समय कि हम लोगों को नहीं अंदाज़ा था कि इतना लोग हम लोग के आंदोलन को जान भी रहे हैं जितना। और अखबारों में खूब बड़ा-बड़ा एक-एक पन्ने का हम लोग की न्यूज़ रहती थी, एक-एक चीज़ की। और छात्र संघ उस हमें मतलब बड़ा अच्छा लगा कि उस समय के जो तत्कालीन हमारे साथी सहयोगी थे, उन लोगों ने सबने बहुत मेहनत की और दिन रात एक करके और एकदम ईमानदारी से आंदोलन को आगे बढ़ाया। और 9 दिन बीत जाने के बाद जब विश्वविद्यालय को रिपोर्ट थी ये इस बात की कि इन लोगों की किडनी खराब हो रही है, इन लोग को स्वास्थ्य इनका ठीक नहीं है और कुछ भी दिक्कत हो सकती है, मेडिकली ये लोग अनफिट होते जा रहे हैं और दिक्कत हो जाएगी। तो विश्वविद्यालय के और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे और रात्रि में उन लोगों ने बलपूर्वक, जब हालांकि बड़ी संख्या में छात्र वहाँ पर आ गए, लेकिन पुलिस भी इतनी ज़्यादा संख्या में आकर के और हम सारे लोगों को उठा करके ले जाके हॉस्पिटल में ग्लूकोज देने का काम किया। और झूठा आश्वासन हम लोगों को दिया गया कि आप लोगों के मांग पर विचार हो रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने धोखा दिया हम लोगों को, अधिकारियों ने धोखा दिया उस समय के। फिर जब आमरण अनशन के बाद इतना समर्थन मिलने के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन अपने हठवादी रवैये पे कायम रहा, तो हम लोगों ने फिर से तय किया कि आने वाले समय में अब हम लोग इस आंदोलन को बड़ा रूप देने के लिए दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। और केंद्र सरकार, चूँकि केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारा है, तो केंद्र सरकार से की तरफ अपनी बात रखेंगे। हमारी जो लड़ाई है वो केंद्र सरकार से रहेगी। उसी दौरान खबर आई कि कांग्रेस पार्टी अपना चुनावी अभियान इलाहाबाद से शुरू करेगी, फूलपुर की धरती से शुरू करेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी को याद करते हुए, और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही थी। हम लोग अपनी मांगों पर अडिग थे। हम लोगों ने घोषणा कर दिया कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से अपना अभियान शुरू करना चाहती है, तो जो हमारा छात्रों की आवाज़ है छात्र संघ, वो बहाल करके राहुल गांधी जी को आना होगा यहाँ पर, अन्यथा हम लोग अपना विरोध करेंगे। हमें नहीं पता था कि विरोध का स्वरूप क्या रहेगा, लेकिन विरोध किया जाएगा। बहुत सारे साथियों से हम लोग बात किए, मीटिंग किए, कई साथी आए, कई साथी आधे रास्ते साथ छोड़ दिया, क्योंकि जब शासन प्रशासन से सीधी लड़ाई लेनी होती है तो बहुत विरले ही, बहुत साहसी लोग ही आगे आ पाते हैं। तो उस दौरान हालांकि हमारे विश्वविद्यालय में सब साहसी ही लोग ज़्यादा थे, लेकिन कभी कोई किसी की मजबूरी हो गई, कोई इस पार्टी का सदस्य या कुछ ऐसे करके वो कुछ लोगों ने तो ले दे करके हम लोग जो बचे, हम लोगों ने तय किया कि हम लोग पूरे इलाहाबाद में साइकिल चलाएंगे। साइकिल चला करके बताएंगे इस बात को कि हम लोग विरोध करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं। तो तमाम साथी थे हमारे, अखिलेश गुप्ता जी, राघवेंद्र, और उस समय जितने हमारे साथी साजिद अली वगैरह, ये सब लोग मिल करके पूरे इलाहाबाद में हम लोग 7 दिन लगातार साइकिल चलाते, हर एक रूट पर, कि जाकर के लोगों, और नुक्कड़ सभाएं करते थे, लोगों को बताते थे कि ये लोग जो आ रहे हैं, इन्हीं की वजह से छात्र संघ नहीं हो रहा है, इनकी वजह से शिक्षा का बुरा हाल है, हमारे विश्वविद्यालय चौपट हो रहे हैं, ये जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है या शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण जो हो रहा है, उसकी वजह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय हो या फिर हमारे छात्रों का आगामी जो भविष्य है, वो सब कुछ अधर्म है इस तरह की गलत नीतियों की वजह से। तो इनका विरोध होना चाहिए। और जब वो तिथि नज़दीक आई 14 नवंबर, तो उस समय फिर पुलिस भी हम लोगों के पीछे पड़ गए थे, वो भी ढूंढने लगे। तो हम लोग, चूँकि वो जगह ऐसी थी ना, वो त्रिवेणीपुरम ग्राउंड, वो झूसी में ही आता है और झूसी में हमारा घर भी है। उसी ग्राउंड में हम खेलते रहे हैं कई बार वहाँ पर। तो उसके जो उस कॉलोनी के जो शॉर्टकट रास्ते हैं वो सब हमको पता थे पहले से ही।
तो ये भी हमें बहुत सहायता किया उस समय, रास्ता का पता होना। वो पुलिस जब हमारे घर पहुंची तो हम सामने वाले घर में थे, गुप्ता आंटी के यहाँ, और उन्होंने ही कुछ नाश्ते का प्रबंध किया था। और जैसे ही हम नाश्ता लेने वहाँ पहुँचते हैं और पुलिस की गाड़ी, और जब आप आंदोलन में होते हैं और पुलिस से जब आपका सामना होता है तो पुलिस की जीप की आवाज़ ज़रूर आप पहचान जाते हैं, कहीं भी आप रहिए। वो जी। 2 गाड़ियाँ आकर के रुकी, और बाकी सब लोग अपना काम कर रहे थे, लेकिन हम जब कुछ खा रहे थे, हम समझ गए कि तो पुलिस की गाड़ी है। क्योंकि हम पुलिस परिवार से रहे हैं, इस वजह से भी हमको पुलिस की गाड़ी का और पुलिस का तरीका मालूम है। तो हम खिड़की से वो झाँक करके देखे तो सही में 2 पुलिस थी। वो तेज़ी से हमारे घर में घुसे, दरवाज़ा खोले। हमारी मौसी का लड़का था, उसको बाहर निकाले, उसको सीधे गाड़ी में बैठा, बोले कहाँ है, कहाँ है उसको। तो उसी समय केवल वो अपनी बाइक और वो जो काला कपड़ा था, वो हम वहीं उसी का बड़े वाले कमरे में अपने रख कर के सामने आंटी के यहाँ आए थे। वो बच गए थे बस किसी तरह से। वो लिया भी था हमने ऐसी जगह से, वो सुनील अंकल हैं, कलकतिया स्टोर है वहाँ झूसी में, सबसे बड़ी उनकी दुकान, हम लोग का सामान-वामान सब वहीं से आता था। तो उन्हीं के पास हम गए थे कि अंकल हमको काला कपड़ा चाहिए, वो कहाँ मिल पाएगा? क्योंकि सब जगह से ले भी नहीं सकते थे, पता नहीं कौन कहाँ क्या बता दे। तो अंकल कहें कि हमें क्या करवो काला कपड़ा तुम? वो थोड़ा ऐसे ही मज़ाकिया लहजे में बात करते थे। तो हम काला कपड़ा तो नहीं रखे हैं, तुम ऐसा करो कि ये ब्लाउज़ का कपड़ा दिए हो। हुँ। ब्लाउज़, तो वो पैकेट वो था, कहे कि एका एका ले जाओ, यहीं से अपना काम कर लेना तुम। वो समझ गए थे कि कुछ इन लोग का प्रोग्राम है। अब वो करीब 12 की संख्या में 12 पैकेट ब्लाउज़ ले करके और ले जाके हम वो सोफ़े पे रख दिए थे घर पे। तो मौसी का बेटा भी सोच रहा था कि ये ब्लाउज़ का कपड़ा क्यों लाए हैं? इनको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है? तो ले करके फिर सामने वो सोचे कि नाश्ता करके फिर वो ले करके हम उधर शॉर्टकट रास्ते से त्रिवेणीपुरम की तरफ चले जाएँगे। पुलिस एंट्री की है, वो पुलिस सब कुछ देखी, वो ब्लाउज़ का कपड़ा भी देखी, लेकिन उसको समझ पता नहीं नहीं क्यों आया। समझ नहीं पाए। वो ढूँढ रहे थे सोफ़ा-वोफ़ा अपना इधर-उधर करके, बेड इधर-उधर, कोई था नहीं, घर पे सब लोग लखनऊ गए हुए थे। तो कुछ मिला नहीं उनको। छत-वत पे भी पुलिस वाले चढ़ गए थे और वहाँ देखे कि हम कहीं उनको बोल बोल भी रहे थे कि बाइक तो यहीं पर है कहाँ, वो आस-पास दिख नहीं रहा है। तो हम आंटी घर के पीछे की तरफ से जाली में से देख रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी ये जाएँ यहाँ से, ताकि हम भी निकल लें। इतने पूरा मोहल्ले-वहल्ले के सारे चारों तरफ से लोग बाहर आ गए थे कि क्या बात है, पुलिस आई है और ऐसे करके। और फिर जो था, एक ही लड़का था वहाँ मौसी का, सुभाष, उसको भी पुलिस बैठा के लेके चली गई। तो पूरा गेट खुला हुआ, दरवाजे सब खुले हुए, कपड़े और ये सब अस्त-व्यस्त। जब हम देखे कि पुलिस चली गई है तो फिर हम धीरे से आंटी के यहाँ से बाहर आए। तो सब लोग हमको देख के चौंक गए, कह रही तो यही है अभिषेक। और वो फिर दौड़ के हम तेज़ी से गए अपने कमरे में, वो ब्लाउज़ का कपड़ा उठाया और लेके, मतलब जो झूसी की जो गलियाँ हैं उसमें गायब हो गए। वहाँ नहीं मिल सकते थे हम पुलिस को, क्योंकि बहुत घना इलाका है। जी। तो वो पूरा ले गए त्रिवेणीपुरम ग्राउंड, जो ग्राउंड था उनका, वहाँ के पास गए। फ़ोन कभी ऑन करते, कुछ बात करके फिर ऑफ कर देते। अब जो कुछ भी हम मन में आता है ना कि फ़ोन टैप हो रहा होगा या कहीं कोई जी, लोकेशन जी। ले रहा होगा, उस समय की बात है ये सब। जो अपने साथी थे उनको एक जगह बताए, हमारा छोटा भाई है अजय यादव सोनू, उसी का घर बन रहा था उस समय। अब तो घर अच्छा हो गया है खूब, उस समय बन रहा था वो घर। तो वहीं पर सब लोग को बुला करके मीटिंग हुई कि यार ऐसे-ऐसे करना है, और हम लोग एक ही जगह खाली है वहाँ पर, हेलीपैड वाला एरिया, वहीं पर विरोध कर सकते हैं। बाकी जगह तो जनता रहेगी, मंच के पीछे जा नहीं सकते, आगे जा नहीं सकते। और एक ही चीज़ है कि वो, अच्छा ये नहीं था कि केवल काला झंडा दिखाना है उनको, ये था कि जो हमको अपनी बात कहनी है। जो बात कहना, जैसे हम ज्ञापन भी लिए हुए थे, एक पन्ना हाँ, हमारे मिल के हाथ में भी राहुल जी था। से कहेंगे। एक एक पेपर भी पूरा लिए हुए थे, उसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि ये चीज़ें हो रही हैं, विश्वविद्यालय मनमानी कर रहा है और छात्र संघ चुनाव बहाल होने चाहिए, ये सब चीज़ें ले करके वो भी लिए हुए थे। लेकिन नीतियाँ हम लोग समझते थे इनकी, तो इस वजह से कि ये चाहे जितनी बार भी कह लिया जाए, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हमारी बात पहुँची नहीं है वहाँ तक। लेकिन सरकार की इच्छा है तभी तो यहाँ पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो सरकार पर दोष देते हुए हम लोगों ने कहा कि विरोध स्वरूप हम अपनी बात रखेंगे। और वो फिर सुबह हुई और मीडिया को भी नहीं बताया। जैसी आज की मीडिया है, यही लोग तो रहे होंगे उस समय भी। आज वाले थोड़ा और खुल कर के साथ में हो गए हैं। उस समय भी हम लोग को डर लगा रहता है। तो बहुत एक चैनल था एनडीटीवी, उसको बस अपने साथ हम लोग लिए थे कि आप रहिएगा, क्योंकि पिछली कई घटनाएँ हुई थी जिसमें से
जब हम लोग कोई बड़ा प्रोग्राम कार्यक्रम रखते थे तो वो लीक हो जाता था। तो कोई चीज़ लीक ना हो इसके लिए केवल एक चैनल हो कि लीक भी ना हो और लोगों के पास भी जाए, बात पता भी चले कि कुछ हुआ है। अब किसी को ना बुलाओ तो आप करके भी क्या करेंगे, किसी को पता ही नहीं। हालाँकि एक मैसेज हम पहले से बना रखे थे कि 5 मिनट पहले, डर इस बात का था कि मीडिया को तो चलिए ठीक है हमको बुलाना ही है, मीडिया करती भी है मदद, लेकिन मीडिया के अलावा और कोई ना जान पाए। ख़ास तौर से प्रशासन भी कुछ मीडिया का ही वो बना करके आपकी खबर ले लेता है, जानकारी प्राप्त कर लेता है कि यहाँ से कुछ होने वाला है तो वो तुरंत सक्रिय हो जाते। तो ऐसा नहीं, सारे मीडिया वालों को हमने हमारी लिस्ट में जो थे मोबाइल में, उन सारे लोगों का हमने एक मैसेज बना करके केवल सेंड करना बाकी रह गया था। उनको उस वहीं पर छोड़ रखा था कि 5-10 मिनट पहले अगर हम उनको मैसेज करेंगे तो कोई लोकेशन बता करके भी फिर जब हमारा विरोध सफल होना चाहिए, हमारी बात पहुंचनी चाहिए। वो पूरी तैयारी करते हुए हम लोग पहुँचे वहाँ पर पीछे वाले एरिया से हेलीपैड की तरफ। तो जब हेलीकॉप्टर देखा हम लोगों ने हेलीपैड के पास से, तो वहाँ पुलिस जो लगी थी उनसे हम लोगों ने कहा कि अरे हम लोग कभी देखे नहीं है हेलीकॉप्टर, थोड़ा पास से देख लेने दीजिए, थोड़ा नज़दीक से देख लेने दीजिए। तो वो अच्छे थे, उन्होंने 2 कदम जाने दिया कि ठीक है बेटा, बस इतना, इससे आगे नहीं, इससे आगे नहीं। तो थोड़ा-सा ज़ोर लगाया, थोड़ा ताकत लगाया तो उनको लगा कि ये थोड़ा ज़्यादती कर रहा है, दुस्साहस कर रहा है। लेकिन उन्हें क्या पता, वो हम तो उस अपने मिशन पर थे। वो ऐसे उन्होंने हाथ ऐसे करके लगाया हुआ था उनके हाथ के नीचे, जैसे रग्बी प्लेयर नहीं होते, निकल जाते हैं। नीचे से निकल के, और तेज़ी से जब हम भागे तो पीछे और सारे लोग भागे। वो बैरिकेडिंग जो थी वो एक बार में ही उसको पार कर गए। हाथ ऐसे लगाया और छलांग लगा के सीधे पहुँच गए अंदर। जब अंदर पहुँच गए, अभी हेलीकॉप्टर का पंखा बंद नहीं हुआ था। खतरा तो बड़ा मोल लिए थे। अब लेके चले गए, लेकिन उसके बाद वो कोशिश की हम निकालने की, लेकिन तब तक पुलिस और भी लोग आ गए और मारपीट शुरू हो गई। हम नारा हालांकि लगाते रहे। एसपीजी के जवान वहाँ पर आ गए, और एसपीजी के जवान ही ऐसे थे जो अच्छे से बात कर रहे थे कि अरे इन्हें हटाइए, इन्हें ले जाइए, ज़्यादा मार खा गए हैं। वो सम्मानपूर्वक बात करते। बाकी कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कहाँ से आ गया, कौन है, मारो इसको, भगाओ इसको, जो नहीं होता, और भी चीज़ें शब्दों से नवाज रहे थे। लेकिन कुछ थे जो सूट बूट पहने थे, जो अच्छे से बोल रहे थे। हम उसी समय देखे थे कि कौन लोग हैं भाई। वो बाद में हम देखे तो पता चला कि वो एसपीजी के ही जवान थे। सबकी आवाज़ आ रही थी, क्योंकि हम नारा भी लगा रहे थे और भी चीज़ें सुनाई दे रही थी, और पता नहीं था कि क्या हो जाएगा। तो एक बार उठे, फिर दोबारा गिर गए, दोबारा के बाद फिर वो दिक्कत होने लगी थी, दिखना बंद हो गया था, और पता नहीं कहाँ-कहाँ चोट लग रही थी, कभी कंधे पे, कभी पैर पे, कभी पीठ पे। तो मतलब लगा कि अब जान चली जाएगी, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि फिर उसके बाद घसीट के हमको बैरिकेडिंग के पास लाया गया। बैरिकेडिंग पार करा के जब छोड़े तो पुलिस के लोग पकड़े हुए थे, लेकिन मारना बंद किया बैरिकेडिंग के जस्ट बाद। तो हमको जब दिखना शुरू हुआ तो ठीक हमारे सामने दिग्विजय सिंह जी थे। जी। तो वो हमको ऐसे गुस्से में खूब देख रहे हैं, और हम उनको देखे तो हमारे दिमाग में उस समय आया कि राहुल जी से तो अपनी बात नहीं कह पाए, इन्हीं से कह देते, क्योंकि उस समय इनकी पोजीशन भी बहुत बड़ी थी। तो हमने कहा कि छात्र संघ बहाल कराइए सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। ऐसे बहाल करा दें, ये कोई तरीका होता है, इस तरह से कोई आता है? तब तक हमको वो जो गुस्से में वो पुलिस खींच ले गई और फिर से मारना शुरू कर दिए। और हमें याद है कि वो एक लाठी ठीक हमारे बीच में पड़ी जी। और वो त्रिवेणीपुरम का ग्राउंड जो है ना, वो पूरा नाच गया। हमें लगा कि अब एक अगली लाठी और पड़ेगी तो हमें ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, और चक्कर हमें आ गया, और हम पहले घुटने के बल गिरे, और फिर उस समय यह है कि लेट जाते हैं, लेटे। लेकिन एक पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले को कहा कि नहीं मत मारो, मत मारो, मर जाएगा ये, मत मारो, मर जाएगा, सर पे तो एकदम मत मारो। तो लेटे रहे थोड़ी देर, उसके बाद फिर थोड़ा सा रिलैक्स हुए। तब तक हम, और फिर रैली उधर शुरू हो गई थी, उधर भाषण हो रहा है, इधर लोग चारों तरफ घेर करके लोग देख रहे हैं कि कौन थे, क्या थे, कहाँ, किसी को क्या पता कि कहाँ के लोग आ गए। वो तो धीरे धीरे फिर पता चलता है ना कि विश्वविद्यालय के लड़के थे, वो ऐसा मांग लेकर के वहाँ गए थे। पहले तो लोग कुछ भी विचार, ऐसे कोई अपराधी किस्म के। हाँ, कि पता नहीं कौन लोग हैं। जी। वो जो काला झंडा था, ब्लाउज, उसको ले करके और हमारा हाथ दोनों ऐसे करके बांध दिया पुलिस वालों ने। तो हम थोड़ी देर तक बैठे रहे, और उसके बाद फिर वो झूसी पुलिस आई,
तो पकड़ करके और हम लोग को झूसी थाने ले जाने लगी। तो वो जो एरिया था उतना दूर चढ़ के और फिर वो हाईवे पे चढ़ना था, तो उतनी दूर में हम देखे कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं और कह रहे यही था, यही था, यही यही सब थे, ये यूनिवर्सिटी वाले हैं, ऐसा कुछ अपना कहते हुए अपना जीप में बैठाया, फिर थाने पर ले गए। थाने पर ले गए, फिर वो बंद किए उसमें लॉकअप में। फिर वहाँ काफ़ी हाथ वाथ सब सूज गया था। वो तब समझ में आने लगा, तब दर्द बढ़ने लगा, क्योंकि उस समय शरीर गर्म थे, उतना नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन जब वो लॉकअप में गए तो ये सब हम देख रहे हैं कि हमारा हाथ मतलब सामान्य से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मोटा दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? फिर हमारे कुछ साथी थे झूसी के, बलेश्वर भाई, शाहिद जैदी जी, धुन्नू भाई, ये सब लोग आए और देखे कि शर्ट वर्ट सब फटी है, बनियान वनियान सब फटी है, तो आए, हमको देखे, कहे कि ऐसे-ऐसे इशारा किए कि घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। फिर दौड़ के वहाँ अनवर मार्केट है झूसी की फेमस, वहाँ अनवर मार्केट से जाके हमारे लिए बनियान और टी-शर्ट वगैरह ले आए। तो फिर उसके बाद उसको हम पहने और फिर वो दिन भर जो सब चला ना, टीवी पर तुरंत चलने लगा था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने विरोध किया और अपनी मांग रखा, जो भी चीज़ें थी जी। वो बड़ा हुआ। और उस आंदोलन का जो असर हुआ ना कि दिल्ली में सरकार ने हमारे तत्कालीन वाइस चांसलर को बुलाया, एचआरडी के समक्ष उनको उनकी जवाबदेही तय हुई कि आखिर क्या बात है कि भाई केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं वहाँ के छात्र और इस स्तर पे जाकर के विरोध कर रहे हैं, तो जो भी बात हो उसका निराकरण होना चाहिए। और यहाँ से भी कुछ नेताओं को बुलाया गया था कांग्रेस पार्टी के, तो वो लोग जाकर के बोले कि ये छात्र संघ की मांग लड़के कर रहे हैं। अनुग्रह नारायण सिंह जी और भी जो सीनियर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो लोग यहाँ से गए थे इलाहाबाद से। तो उसी अभी हम लोग का आंदोलन चल ही रहा है, उसके बाद भी हम लोग बहुत कुछ किए थे, उसके बाद भी प्रोटेस्ट हम लोग का जारी था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक थी विश्वविद्यालय में, हम लोग पूरे बैठक में जितने भी प्रोफेसर थे, जितने भी पदाधिकारी थे, सबको बंधक बना लिया था हम लोग। बंधक मतलब कि जब तक बहाली नहीं होगी तब तक हम हटेंगे नहीं। नहीं आप वाइस चांसलर ऑफिस के ठीक सामने बहुत बड़ा, तो रात में गिरफ्तारी हुई। रात में जब गिरफ्तारी हुई, याद है हमें 4 दिसंबर 2011 की बात है और 17 दिन तक हम लोग जेल में रहे। 22 दिसंबर 2011 को हम लोग जेल से बाहर आ रहे थे, जमानत हो रही थी। लेकिन हम जब जेल के बाहर आए ना, तो ये देखिए कि बहुत बड़ी संख्या में छात्र नौजवान हैं और मीडिया बहुत ज़्यादा है। तो हमें लगा कि यार जेल तो कई बार हम लोग आए हैं यहाँ पर, यहाँ ऐसा तो है नहीं, इतना लोग तो कभी नहीं आते थे और मीडिया तो इक्का दुक्का मीडिया आ गई, लेकिन ऐसे माला पहना के और लोग निकल लिए कि भाई जेल के ताले टूट गए, शेर हमारे छूट गए, साथी हमारे छूट गए, ये सब नारा लगाते हुए लोग निकलते थे। वो अलग दृश्य था। तो हम लोगों को कुछ पता नहीं था, जब बाहर निकले तो कुछ मीडिया के साथी जो आगे थे वो बोल रहे थे कि यार तुम लोग की ना जो वर्षों से लंबित मांग है वो पूरी हो गई है। तो सहसा हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि क्या बोले जा रहे हैं ये लोग। मांग हम लोग को ये था कि अब छात्र संघ की मांग ही बस करते रहना है, कभी बहाल होगा ये तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हो जाएगा, लेकिन वो पूरी हो गई थी। लेकिन वो यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि क्या हो रहा है। लोग नारे लगा रहे हैं छात्र संघ मतलब कि जीत गए और बहाल हो गया। हम लोग का नायकों की तरह जो जितने भी साथी जेल में थे सबका स्वागत हो रहा था, माला पहना उठा लिए सब लोग। मीडिया एक-एक करके वो पूरे इलाहाबाद में हम लोग को घुमाए लोग। और उसी समय जो जुलूस होता है, आधे में मतलब निकलने के बहुत देर बाद समझ में आया कि यार वाक़ई में छात्र संघ बहाल हो गया है, जी। चुनाव होंगे। नहीं तो मैं तो ले करके फिर हाँ, मतलब इलाहाबाद में गए कई जगह हम लोग। नेक्स्ट डे जब था, स्थिति ये थी कि खुशी मनाने के भी पैसे नहीं थे। सच्चाई ये है। जेल से बाहर जब हम आए, अगले दिन जब विश्वविद्यालय में गए तो खुश सब लोग थे, लेकिन लड्डू कहाँ से आएगा? कोई कह रहा है कि यार बाजा बजाते हैं, बाजा कैसे बजेगा? लेकिन हम लोग चूँकि आंदोलन के सारे निर्णय लिए थे, तो इसका भी निर्णय हम ही लोग के ऊपर था कि यार कैसे किया जाए, किसकी तरफ देखा जाए, कौन कौन करा सकता है। लेकिन उतने में प्रोफ़ेसर राजाराम यादव सर वाइस चांसलर रहे, वो फ़ोन आया उनका। हमारे पास नंबर नहीं था उनका, लेकिन वो बोले कि मैं प्रोफ़ेसर राजाराम यादव बोल रहा हूँ और अभिषेक आप आ जाओ, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। प्रवेश भवन के पास वो रहते थे। तो प्रोफ़ेसर जी की कॉल थी, तो भाई हम गाड़ी स्टार्ट की, हम चले गए। हम उससे पहले सर से नहीं मिले थे कभी।
नाम सुना था एक दो बार। तो जब उनके आवास पर गए तो वो वहाँ पर जाते ही हमें शॉल ओढ़ाया। पहली बार हमारा सम्मान हुआ था शॉल ओढ़ा करके। सर ने शॉल ओढ़ाया और एक मतलब स्मृति चिन्ह वो हमें दिया। वो आज भी हमारे झूंसी वाले घर पे इलाहाबाद में जी। वो दिया और कहा कि बेटा हम न्यूज़ देखते रहते थे, तुम लोगों की अखबार पढ़ते रहते थे, तुम लोगों ने बहुत मेहनत किया है और सालों से मेहनत किया है और आज जब बहाल हुआ है तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि तुम लोग की मेहनत सफल हुई है और इसीलिए हमने तुम्हें बुलाया कि हमने बहुत देखा है विश्वविद्यालय का पूरा इतिहास हमको मालूम है, लेकिन हमने तुम्हारे जैसा लड़ाका नहीं देखा। इस तरह से उन्होंने शाबाशी देते हुए 2100 रुपये दिया था उन्होंने हमें। तो जैसे ही 2100 रुपये दिया वो हम ये हुआ कि चलो अब छात्र संघ भवन पे चलते हैं और वहाँ पर कुछ हो जाएगा, मिठाई-उठाई आ जाएगी। तो वो 2100 रुपये का पटाखे भी मँगा लिए हम लोग, ढोल ताशे भी और लड्डू भी मँगा लिए और छात्र संघ बहाल हुआ। वो उस दिन यकीन आ गया कि अब बहाल हुआ है, लेकिन उसके साथ दिक्कत ये थी ना कि हमारे पास समय केवल 35 दिन का बचा था। विश्वविद्यालय को चुनाव 30 दिन के भीतर कराना था, ये वादा करके आए थे एचआरडी से हमारे वाइस चांसलर जी। वहीं से विज्ञप्ति जारी हुई थी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव अगले 1 महीने के भीतर संपन्न करा लिए जाएंगे। ये सीधे-सीधे डायरेक्शन था। तो सब तुरंत तैयारी भी कर लें, खुशी मनाने के बाद तुरंत लोग अपने-अपने पदों पर, क्योंकि जब चुनाव होता है ना, तो बहुत सारे वो लोग भी आए, क्योंकि चुनाव तो चुनाव है, वो राजनीति तो सबके लिए है। ऐसा तो है नहीं कि राजनीति में जो लोग स्थापित हैं या जो हैं पहले से उन्हीं का है, सबके लिए होता है। तो और भी बहुत सारे नेता लोग अपना तैयारी शुरू कर दिए और हमारे साथ भी था, हमारे पास आखिरी कुछ समय बचे थे। लेकिन वो विश्वविद्यालय को जो होता है ना कि पहले से कुछ लगने लगता है कि हाँ चुनाव होगा तो क्या होगा, किनके किनके बीच होगा, कौन किसके जीतने के चांसेस हैं, तो ये सब देखते हुए एक उन्होंने मेरा इसी से हाँ जुड़ा हुआ सवाल है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरी भी ये जिज्ञासा है कि क्या सच में वहाँ बम बनाया जाता है? क्या सच में वहाँ के छात्र नेता इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र नेता वसूली करते हैं कोचिंग वालों से और लोगों से? क्या ऐसा भी है कि गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा वहाँ पे है? बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं कि इलाहाबाद में छात्र संघ चुनाव नहीं होना चाहिए क्योंकि गुंडागर्दी और वसूली का अड्डा बन जाता है। ये मैं जिज्ञासा बस पूछ रहा हूँ क्योंकि ऐसा सुनने में आता है। ये कुतर्क है, तर्क नहीं है। जी, जितने भी जो छात्र नेता हैं जिनको हम जान रहे हैं, जो वास्तव में विश्वविद्यालय के छात्र रहे, छात्रों के मुद्दों पर उन्होंने संघर्ष किया और बाद में छात्रों ने उन्हें चुन करके अपना पदाधिकारी भी बनाया, उनमें से कोई ऐसा बता दीजिए जिसके ऊपर इस तरह का आरोप लगा हो। जी, लेकिन छात्र राजनीति की आड़ में कुछ लोग, होता है ना कि छात्र राजनीति की आड़ में और लोगों को ठग लिए, धोखा दे दिए, पैसा लेके भाग गए नौकरी के नाम पर जी, या जी, फीस कम कराने के नाम पर, ये सब जो आरोप है ये वो कोई विश्वविद्यालय के रेगुलर या इनरोल्ड छात्र नहीं, जी, ये बाहरी हैं लोग, ये बाहरी है ज़्यादातर लोग जो उसका लाभ उठा करके। विश्वविद्यालय के नाम पे। ना विश्वविद्यालय के नाम पर उन लोगों ने ऐसा किया, उससे छात्र संघ बदनाम हुआ। जी, नुकसान उसका हम लोग को भी उठाना, आज तक देखिए आप सवाल पूछ रहे हैं और उसकी जवाबदेही हम ही लोगों को देना है। जी, लेकिन हम लोग का पूरा कैरियर बेदाग रहा है, कभी किसी इस तरह की कोई घटना में कभी कोई संलिप्तता नहीं रही है जी। और हम अपने साथ-साथ अन्य लोगों की भी ज़िम्मेदारी ले सकते हैं। आप इलाहाबाद से आते हैं और इलाहाबाद में एक नेता थे, बहुत कद्दावर थे और बहुत खूबसूरत खूबसूरत बोलते थे, अतीक अहमद। हाँ, आप उनसे कभी मिले हैं? उनके बारे में क्या जानते हैं आप? लोग बोलते हैं कि वो बदमाश थे, गुंडे थे या कुछ इस तरह के आरोप लगाते हैं। तो आप उनसे कभी मिले हैं? उनका किस तरह का मतलब तरीका उनका क्या है? अतीक अहमद जी से तो सबसे पहली मुलाकात हमारी जेल में ही हुई। जी, जब हम पहली बार जीवन में पहली बार जब जेल में गए थे, 30 लोग हम लोग साथ में थे। वो बड़ा आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन में सारे लोग जेल पहुँच गए। रात में 10 बजे हम लोग पहुँचे थे, तो रात में कुछ खाने को नहीं मिला था। सुबह क्या होता है कि वो जेल का कोई कुछ सिस्टम हमें मालूम नहीं था, तो सुबह मेडिकल होना था हम लोगों का और मेडिकल होने में वो दिन भर लग जाता है। वो उनका अपना प्रोसेस है, वो ऐसे ही करते हैं, वो मुलाहिजा बोलते हैं उसको, जी, कि मुलाहिजा वाला समय था। तो सब लोग चले गए थे वहाँ मेडिकल कराने। वापसी जब हो रही थी मेडिकल से, क्योंकि हम लोग सुबह से खड़े-खड़े थक भी गए थे, कुछ खाए पिए नहीं थे।
वापस जब आ रहे थे तो एक चबूतरा है वहाँ मालवीय सदन के पास नैनी जेल में, वो चबूतरा सांसद जी ने ही बनवाया था, अतीक अहमद जी ने। उसी चबूतरे पर वो बैठे हुए थे जब हम लोग वापस आ रहे थे। तो हमारे विश्वविद्यालय कुछ सीनियर छात्र नेता थे, वो लोग उनको जान रहे थे, तो वो खड़े होकर के, चूँकि हम एकदम नए थे तो परिचय कराने लगे सब लोग, ये फलाने हैं, ये फलाने हैं। तो आखिरी या सेकंड लास्ट हम थे, हम भी गए अपना परिचय दिए, बोले कि तो बताया कि कौन कौन धारा लगी है। तो ऐसे हाथ पे हम लिखे हुए थे अपनी धारा, उसको बार बार देखते थे कि क्या होगा इसमें। किसी अब वहाँ जो नियमित कैदी हैं रेगुलर, वो आपको बता देंगे कि धारा कि इसमें क्या होगा। जी। तो वो सब बता दे। तो अतीक अहमद साहब हमारा हाथ देखे, वैसे देखे, वो धाराएं देखे, मैं तुम लोग पिकनिक मनाओ, तुम लोग चले जाओ, अब 2 दिन में तुम लोगों की जमानत हो जाए, जी। तुम लोग निकल जाओगे यहाँ से, हमारा तो 12 बरस जेल में होगा। हाँ, ऐसा बोला था उन्होंने कि तुम लोग तो अभी 2 दिन में 3 दिन निकल में तुम जाओगे। लोगों की जमानत है, तुम लोग निकल जाओ। और किसी को बोला कि इनको कुछ खिलाओ पिलाओ, और कुछ है अपने पास तो उनको दे देना, बिस्किट वगैरह या कुछ अन्य चीज़ें, कि कुछ है तो लो, ये सब छात्र नेता हैं, सब खाएंगे पिएंगे नहीं तो कैसे आंदोलन करेंगे, नारा लगाएंगे। तो बहुत मजाकिया लहजे में उन्होंने पीठ थपथपाया और हम लोग को भेज। तो हमें यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही अतीक अहमद है जिनको हम लोग अखबार में पढ़ते थे, और जो हाँ, तो होता है ना कि जेल में जो मिले तो एकदम अलग ही जो शख्सियत, जो आप बता रहे हैं कि ऐसा लोग बोलते हैं, उस तरह का उनमें नहीं था। हाँ ठीक है, प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रखना, अपनी बात मनवाना, वो तरीका उनका। तो बाद में जब छात्र नेता लोग अपना, हम लोग डिस्कशन ही होता था, उसमें हंसी मजाक और यही सब चलता रहता जेल में, कैसे टाइम पास, और कुछ नहीं था, कोई और तरीका नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बस एक दूसरे से बात कर सकते हैं, थोड़ा टहल सकते हैं, थोड़ा लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, यही टाइम पास का जरिया है जेल में। मोबाइल, टीवी तो अब शायद हॉल में हो गई है, लेकिन मोबाइल तो कतई नहीं हो सकता, और भी जो चीज़ें होती हैं वो सब नहीं दिनचर्या में। तो हम लोग यही उन्हीं के बारे में काफ़ी देर तक बात होती रही। तो कुछ लोग, जो चूँकि सब लोग राजनीतिक लोग थे, तो आप कहते कि अगर चुनाव लड़ना है भविष्य में, जी। तो एक बार आप अतीक अहमद जी का चुनाव देख लीजिए हाँ, कि कैसे वो चुनावी मैनेजमेंट उनका रहता है, कि कैसे कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, कैसे लोगों के यहाँ पहुँचते हैं। और ख़ास तौर से चुनाव वाले दिन, जिस दिन वोटिंग होती है, उस दिन उनका वो अखबार में हर बार निकलता था कि वो स्कूटी लेकर के पूरे शहर में जाके मतदान केंद्रों पर जाते थे, और देख करके अपना आगे बढ़ते जाते थे, स्कूटी चलते। और वो फ़ोटो ज़रूर आती थी अगले दिन अखबार में कि अतीक अहमद मतलब प्रत्याशी अपने स्कूटी मतदान से घूम केंद्रों का रहे थे। निरीक्षण करते हुए। जी। तो एक अलग तरीका था। और उन्होंने यही हम लोगों को बताया कि राजनीति करना है तो इनका चुनाव एक बार देखना चाहिए। जी। हालांकि हम चुनाव उनका नहीं कभी देख पाए, लेकिन अलग शख्सियत थे वो। जी। उनके जो स्याह पक्ष है उधर लोग ज़्यादा प्रकाश डालते हैं, लेकिन वो जो राजनीतिक पक्ष है, हम्म। जो लड़ाई उन्होंने लड़ी, जो जहाँ जिन मुद्दों पर खड़े हुए वो, उनको उनको उनका पूरा क्रेडिट उनको मिलना चाहिए था। जी। जानबूझ करके अगर कोई बोल करके बार बार, जो जो बीजेपी की जो रणनीति है कि इतना किसी को बोल दो, इतना बदनाम कर दो कि फिर वो उस छवि से निकल ही ना पाए। जी। और उनका लाइव मर्डर किया इस सरकार के लोगों ने। सरकार उनके साथ खड़ी रही, हत्यारों के साथ खड़ी रही। पहले ऐसे शख्स हैं दुनिया में जिनका जी। लाइव मर्डर स्पॉन्सर, मतलब सरकार ने, स्टेट ने खुद उनकी हत्या की है, और वो हम लोगों के बीच नहीं है। और हम तो मानते हैं कि कोई भी शख्स रहे, हाँ, ये तरीका कहीं से भी, अपराधी को भी हाँ, मारने का ये तरीका नहीं। जी। कतई नहीं। जी। ये जो लोग भी इसमें शामिल हैं, और जिनको जिनको सरकार ने बचाया है, वो बहुत गलत तरीका। इसी तरह के एक नेता आपके गाजीपुर में थे, मुख्तार अंसारी। उनकी भी पूरे पूर्वांचल में दो तरह की उनकी छवि है। एक लोग मानते हैं कि वो बड़े न्यायप्रिय थे, उन्होंने पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों की लड़ाई बड़े स्तर पे लड़ी। एक लोग मानते थे कि वो ज़मीन कब्जाते थे, ठेका लेते थे, गुंडागर्दी करते थे। ये दो तरह की जो इमेज है किसी व्यक्ति की, ऐसी क्यों है? क्या वाकई में ऐसा कुछ था?
देखिए, कुछ संघर्ष होते हैं ना जो दिखाई नहीं देते हैं, जी, वो सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। जी, कोई भी जो कमज़ोर वर्ग के लिए लड़ा है, जो शोषण के खिलाफ लड़ा है, सामंतवाद के खिलाफ लड़ा है, उसका जो संघर्ष है ना वो अब दिखाई नहीं देगा, हो सकता है, महसूस सबको होता है। आज गाज़ीपुर अगर सामंतवाद से मुक्त है, आसपास के ज़िलों का हम जी, हाल देख रहे हैं, आज अगर मुक्त है तो उसमें बहुत बड़ा रोल है अंसारी परिवार का। उसमें हमें कहने में कोई गुरेज़ नहीं है। जी, और उसमें भी ख़ास तौर से मुख्तार अंसारी का हम वो दौर तो हमें नहीं पता है, क्योंकि हम जब 2005 से विश्वविद्यालय की राजनीति में गए, उसके पहले वो केवल नाम सुने थे। अपने घर के सामने से उनका काफ़िला 2-4 बार गया है, वो उसको देखे हुए थे। लेकिन जो सुने हैं, ख़ास तौर से अफ़ज़ाल अंसारी जो हमारी पार्टी के सांसद हैं, जो लड़ाई बहुत पहले से वो लड़ते आ रहे हैं, जो संघर्ष वो करते आ रहे हैं, वो दलितों, पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए, कमज़ोरों के लिए वो मील का पत्थर है। जी। बहुत बड़ी लड़ाई वो ये लोग दोनों लोग लड़ते आए बड़ा हैं बहुत और बड़ा आज अच्छा भी वो बोलते लड़ाई हैं। लड़ रहे हैं, आज भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत बोलते हैं दोनों लोग। बिल्कुल, अफ़ज़ाल अंसारी जी का तो कोई जवाब नहीं है। जी। एक और आप इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि जब ये सब हो गया, इधर बीच में आप सबने देखा मुख्तार अंसारी के बारे में भी ये खबरें आईं कि उनकी एक राजनीतिक हत्या है। अतीक अहमद के बारे में हम सबने लाइव देखा। मतलब वो क्या करिश्मा था जब 2022 के बाद समाजवादी पार्टी चुनाव हार चुकी थी, जब ये सब लोग मान रहे थे कि सत्ता में समाजवादी पार्टी आ रही है। मतलब वो कौन-सा करिश्मा है जो पीडीए बनाया गया आपकी पार्टी में, वो पीडीए किसकी सोच का परिणाम है? कोई ऐसा व्यक्ति है पार्टी में जिसने बोला कि अचानक पीडीए आ जाए? किसके दिमाग की ये उपज थी? कि हम लोग के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने देश के सबसे भरोसेमंद नेता हैं, हाँ, और इनको हम ये भी कहेंगे कि इतना विज़नरी नेता हमने नहीं देखा है किसी को। हम हुँ, लोग बहुत नेताओं की जीवनी भी पढ़े हैं, बहुत नेताओं के को देखा भी है, जी, लेकिन इतना विज़नरी नेता नहीं देख सकते। हुँ, जो अनुशासन उनसे हम लोग सीखते हैं, वो किसी अन्य से नहीं देखा जाता है। वो जो दिनचर्या उनकी है और वो जो काम करने का तरीका है, और जब वो काम करते हैं तो उसमें पूरी ऊर्जा के साथ काम करते हैं। जी, सोच विचार से भी बहुत मजबूत हैं वो। हाँ, बहुत स्मार्ट तरीके से चीज़ों को समझते हैं और सोचते हैं। जी, और कई बार उन्होंने कहा भी है कि हम प्रयोग करते रहते हैं। कई मुद्दों पर उन्होंने प्रयोग किया है, कई सफल हुए, कई असफल रहे। असफल भी उसको नहीं कहेंगे, वो एक सीखने को मिला, सबक मिला हम लोगों को। पीडीए की जो संकल्पना है, जो पीडीए की अवधारणा है, ये पूरी तरह से हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच का परिणाम है। जी, कि वो जब पूरे समाज को देखे, समझे और इतना कुछ अपने सामने से होते हुए देख रहे हैं कि उन्होंने बनाया कि ये जो पीडीए के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार है, जी, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, हमारे मुसलमान भाई, सबसे ज़्यादा शोषण का शिकार अगर कोई है इन सरकार की गलत नीतियों का, तो ये यही वर्ग है। तो इस वर्ग को न्याय कैसे मिले, तो इनको एकजुट करना ज़रूरी है। और पीडीए जब वो नारा दिए, पीडीए जब पार्टी में स्वीकार हो गया, लोगों ने घर-घर तक, गाँव-गाँव तक पहुँचाया इसको, पीडीए चौपाल के माध्यम से या अन्य कार्यक्रमों से, तो पीडीए को लोगों ने आत्मसात कर लिया। और आज जितने भी जो पीड़ित तबका है, वो पीडीए को अपने आप से जोड़ करके और अखिलेश यादव जी के विश्वसनीय और भरोसेमंद नेतृत्व के साथ खड़ा हो गया, और 2024 में आपने उसका परिणाम देखा। और 2024 के बाद 27 में आप उसका बड़ा रूप देखेंगे जी, कि ये जो लोग हैं, जो एकजुट हो रहे हैं, ये पीडीए समाज की सरकार बनने वाली है। पीडीए समाज की सत्ता में वापसी होने जा रही है, उनकी सरकार बनने जा रही है, और तभी पीडीए समाज को उनका हक मिलेगा। ये अखिलेश यादव जी की सोच और उसका उनके विज़न का प्रमाण है। जी, मेरा एक सवाल है, मैं जो सोचता हूँ पॉलिटिक्स के बारे में, जो समाजवादी पॉलिटिक्स है, उसमें 2 स्कूल हैं, मेरा ऐसा मानना है। जैसे हम फ्रैंकफर्ट स्कूल या तमाम स्कूल हम जब पढ़ते थे सोशियोलॉजी में, तो 2 स्कूल हैं, एक लोहिया का स्कूल है और एक जेपी का स्कूल है। जेपी के स्कूल से नीतीश कुमार और लालू जी, ऐसा मेरा मानना है। और जो लोहिया का स्कूल था, वहाँ से नेताजी निकले थे।
इसीलिए वो बहुत ज़्यादा व्यवहारिक आपको पॉलिटिक्स में दिखाई देते हैं। क्या आपको ये लगता है कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विरासत को आगे बढ़ा रही है, या फिर उस विरासत से अपना रास्ता रास्ता भटक भटक चुकी है? क्योंकि लोहिया तो परिवार और फैमिली का पॉलिटिक्स में वो विरोध करते थे। आपके यहाँ ये बड़े स्तर पे दिखाई देता है, और ये बिहार की पॉलिटिक्स में भी है, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में भी। ये जो चैलेंज आप लोगों के सामने है, उसको आप लोग कैसे इससे उभरेंगे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ना बहुत अद्वितीय व्यक्ति थे जी, और भारत छोड़ो आंदोलन के नायक भी रहे हैं और समाजवाद के बहुत बड़े जी, स्तंभ हैं। जी, कभी भी समाजवादी पार्टी उनके नीतियों से अलग जाकर के काम नहीं की है। जी, जो वो नारा लगाते थे, रोटी कपड़ा सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्त में होगी, जी, बेकारों को काम दो या बेकारी का दाम दो, ये सब जी, लोहिया जी के नारे थे। जी, 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। वो पिछड़ों के लिए आंदोलन पर ये नारा, और भी बहुत सारे उनके नारे थे। कन्या विद्या धन जो योजना थी, वो लोहिया जी का सपना साकार हुआ था। बेरोजगारी भत्ता लोहिया जी के सपने को साकार किया। मुफ्त में दवाएं, मुफ्त में इलाज हो, सिंचाई मुफ्त में हो किसानों की, ये सारा सपना लोहिया जी का था। और उस सपने को पूरा करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, नेताजी ने किया, आदरणीय अखिलेश जी ने किया। तो आरोप चाहे जो लगाएं, आरोप नीतियों पर लोग नहीं लगाते हैं। जी, हमेशा आप किसी का भी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो उनकी पॉलिसीज़ पर करेंगे ना, नीतियों से करेंगे। जी, आप नीतियों पर न कुछ बोल करके आप व्यक्तिगत आरोप लगाते। दक्षिण पंथ की यही चाल होती है कि वो आपके ऊपर लांछन लगाएगा, व्यक्तिगत हमले करेगा। परिवारवाद की बात करें, संघर्ष करने वालों का परिवारवाद है। ये परिवारवाद भी इसको नहीं बोलेंगे, ये तो पूरा परिवार ही संघर्ष कर रहा है। जी, हम देखते हैं कि अखिलेश जी किस तरह से लोगों के लिए संघर्ष करें। नेताजी ने पूरा जीवन दे दिया समाजवादी आंदोलन को। परिवार के अन्य भी जो सदस्य हैं, जो लोग भी राजनीति में सक्रिय हैं, वो सब सामाजिक न्याय से लेकर के और तमाम मसलों पर, आदरणीय डिम्पल यादव जी को आप महिलाओं के मुद्दे पर, बच्चों के मुद्दे पर या नीतियों में उनका प्रभाव आप देख सकते हैं। धर्मेंद्र यादव जी को हम लोगों ने संसद में सामाजिक न्याय के पक्ष में, न जाने कितने नौजवानों के पक्ष में उनके मामले को उठाया है, और किसी के खिलाफ अन्याय हुआ है तो सबसे आगे रह करके संघर्ष करने वाले। शिवपाल चाचा जी का हम लोगों ने देखा ही है संघर्ष। तो ये संघर्षों का परिवार है, और जो एक स्तंभ है और समाजवादी राजनीति को मजबूत करने वाला परिवार है। तो जी, अगर जनता उन्हें चुन रही है, जनता, हम सब लोग अपना नेता मान रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इससे किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। जी। समाजवादी पार्टी में एक झगड़ा हुआ था 2017 में। जब परिवार में ये झगड़ा हुआ, तो आप लोगों के लिए कितना मुश्किल था? क्योंकि आप लोग नेताजी को भी पसंद करते थे, अखिलेश जी को भी, और पूरे परिवार से आप लोग जुड़े रहे हैं। तो वो कौन-सी परिस्थितियाँ थीं? आप लोगों को क्या चुनना पड़ा? अ, वो बहुत मुश्किल दौर था। अ, चुनने वो जैसी कोई चीज़ थी नहीं, हम लोग तो अखिलेश जी के साथ ही, हमारा तो शुरुआत ही सब कुछ हुआ। इन्हीं की वजह से ही हम राजनीति में हैं। अस्तित्व जो है वो आदरणीय अखिलेश जी की वजह से है। बहुत सारे ऐसे मौके आए जहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनाया है, अपनापन वो आपको फ़ील होता रहेगा। जी, ये उनकी ख़ासियत है। बात भी अगर कई दिन नहीं होती है तो भी उन्हें पता रहता है कि कहाँ पर है, क्या क्या हो रहा है। तो उससे अलग होकर के तो कुछ सोचा नहीं जा सकता है। जो दौर कठिन था कि इतना सब चीज़ों से संघर्ष कर रहे हैं, इतनी चुनौतियाँ सामने हैं, और उसके बाद फिर परिवार में, पार्टी में ही चुनौती मिल रही है, और तो वो बड़ा कठिन दौर था। उसमें हालाँकि हम लोग बहुत सक्रिय रूप से रहे। जहाँ भी ज़रूरत पड़ती थी वहाँ बढ़ चढ़ करके रहे कि पार्टी बनी रहेगी, संघर्ष होता रहेगा। तो जैसे आगे बढ़ा है समाज या वंचित तबका, पार्टी रहेगी तो और आगे बढ़ेगा। और जो सपना लोहिया जी ने देखा है, जो सपना नेताजी ने देखा है, उसको ले करके अखिलेश जी के नेतृत्व में हम लोग उसे ज़रूर प्राप्त कर सकेंगे। तो वो एक मुश्किल दौर था, बाद में सबको चीज़ें समझ में आईं, और आज सब एकजुट होकर के समाजवादी आंदोलन को सब लोग मजबूत कर रहे हैं। एक एक और समाजवादी पॉलिटिक्स की जो एक दिक्कत है पढ़ने लिखने की, जो एक रवायत थी पहले। आप समाजवादी लोहिया वाहिनी चलाते हैं।
आप उसमें ये बताना चाहेंगे लोगों को कि वो क्या पढ़ें? आप तो मतलब वैश्विक सोचते हैं, किताबें पढ़ते हैं। क्या और लोगों को भी बताना चाहेंगे को कौन-सी किताबें होंगी जिसको ये लोग पढ़ें और समझें? पढ़ना चाहिए, जो समसामयिकी की चीज़ है उन सब पे नज़र रखना चाहिए। किताबों से ज़्यादा ज़रूरी अखबार रोज़ पढ़ना चाहिए। जी, और नेता लोगों को तो कई अखबार पढ़ने चाहिए। जी। सब पलट करके देख लो, क्योंकि अखबार भी तो बहुत हाँ, मैनिपुलेटेड न्यूज़ छाप रहे हैं, तो आप कई जगह जब देखेंगे तो आपको सही न्यूज़ मिल जाएगी। और सिर्फ इसी मतलब अपने ही नहीं, थोड़ा बाहर के अखबार भी पढ़ने चाहिए। दुनिया में क्या चल रहा है वो भी जानकारी होनी चाहिए। अखबार के साथ-साथ कुछ मैगज़ीन जहाँ पर विस्तृत किसी घटना का की जानकारी रहती है, वो ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, उसको भी पढ़ते रहना चाहिए। लोहिया जी बहुत अच्छी-अच्छी किताबें लिखे हैं। जी, अ, इतिहास चक्र हो गया या हिंदू बनाम हिंदू हो गया। ये उनकी ऐसी किताबें हैं कि उनको पढ़ने के बाद आपका जो कपाट है ना ये खुल जाएगा। हुँ, भारत विभाजन के गुनहगार, जी, ये सब किताबें आपको मतलब शब्द से उस घटनाओं को बताती चलती, विजुलाइज़ करती चलती हैं। जी, साथ में आधुनिक विश्व का इतिहास एक लाल बहादुर वर्मा जी की है, जी, वो जी। बहुत अच्छी किताब यूरोप है। और भारत का बहुत कम समय में आपको पूरी किताब में पूरी दुनिया समझ में आ जाएगी कि कैसे क्या-क्या, क्योंकि हमारे देश में भी जो कोई घटना हो रही है ना, उस घटना के लिए हम लोग नहीं ज़िम्मेदार हैं। कहीं पर कुछ भी होता है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वजहें हैं। जी, और ये चीज़ जब तक हम अपने आप को एक सीमा के अंदर रखेंगे, एक सीमा रेखा के नीचे रखेंगे कि हम केवल भारत की बात बात करेंगे, तो हम नहीं उस घटना की सच्चाई तक जा पाएँगे। हमको अगर किसी भी घटना के तह में जानना है तो हमको ग्लोबली तो विचार रखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा जी, कि ऐसा थोड़ी कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो बँटवारा हुआ था, उसके लिए भारत की चीज़ें ज़िम्मेदार थी। जितना भारत का अंदरूनी वजह थी, उतना ही बाह्य शक्तियाँ भी प्रभावी थीं। अंग्रेज़ भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं। तो कहीं न कहीं कहीं सोचा गया होगा, कहीं कुछ जी, जी, साज़िश हुई होगी कि हाँ, इनको बाँटना है, इनको अलग-अलग करना है। वो उस दौर में जो वर्ल्ड वार चल रहा था, वर्ल्ड वार का जो असर था, समाजवादी ताकतें थी एक तरफ पूँजीवादी ताकतें थी। ये सब युद्ध चलते रहे हैं। जब आप विस्तार से चीज़ों दुनिया को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या वजहें थी जहाँ पर बँटवारे हुए। और बँटवारा होने के बाद किसको किस परिस्थिति में रखना है, वो ये सब अंतर्राष्ट्रीय कारणों से हुए हैं। तो ये सब किताबों में ज़रूर पढ़ने को मिलेगा। हम जिनको मानते हैं, जिनको फ़ॉलो करते हैं, उनको रेगुलर पढ़ते रहते हैं, उनको समझते हैं और कोशिश करेंगे कि लोग भी उनको पढ़ें, उनके बारे में जानें। ये किताब बहुत ज़रूरी है, आधुनिक विश्व का इतिहास। ये जानेंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। जी, या हम जो यात्रा वगैरह करते रहे हैं तो मोटरसाइकिल डायरी बहुत पढ़े हैं, चे गुवेरा की। चे गुवेरा की। तो वो बहुत प्रभावी किताब है। जी, और कोशिश हम लोग की है कि हम लोग भी अपनी यात्रा का डॉक्यूमेंटेशन कर लें, लेकिन वो हो नहीं पाता। अभी तो सब याद है दिमाग में, लेकिन धीरे-धीरे चीज़ें जी, स्मृति से कई महत्वपूर्ण चीज़ें हट जाती हैं। तो अच्छा ये रहता है कि उसको लिख-विख लेते, लेकिन खैर वो अभी नहीं हो पाई। ये युval नोआ हरारी की किताब है, सेपियंस के बाद अभी जो नेक्सस आई है, वो जी, मानव सभ्यता के बारे में थी। और नेक्सस जो है वो टाइम ज़ोन और इन सब की कैसे आगे बढ़े और कैसे चीज़ें, तो वो इस समय हम उसी को पढ़ रहे हैं। और भी किताबें हैं, उसको पढ़ते रहना चाहिए। जी, तो आप और अपनी दिशा में पढ़ेंगे, क्योंकि दक्षिणपंथी आपको गुमराह कर देंगे। अगर आप सही चीज़ नहीं, जैसे मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह को आप पढ़ेंगे तो भगत सिंह का पूरा व्यक्तित्व आपके सामने आ जाता है। जी, चमन लाल सर ने एक किताब लिखा हुआ है, भगत संपादन सिंह किया। डायरी। जी, उसमें पूरा भगत सिंह का संघर्ष है। अब प्रोफ़ेसर चमन लाल सर से ज़्यादा हम तो उन्हीं में भगत सिंह को देख लेते हैं। जी, जी। क्योंकि जो शोध है उनका भगत सिंह जी को लेकर के, और उनको कई भागों में संपादित। एक जगह पर उन्होंने एकत्रित किया हुआ है। भगत सिंह डायरी नाम से जो किताब है, ये तो हर नौजवान को पढ़ना चाहिए, उस जी, किताब को मँगा लेना चाहिए। हमने अभी हाल ही में उस किताब को अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी को भी भेंट किया, और हम भी उसको पढ़ते हैं, और लोहिया वाहिनी के भी सदस्यों से कहते हैं कि उस किताब को ज़रूर पढ़िए। जी। आप फुटबॉल बहुत देखते हैं, फुटबॉल में आजकल क्या चल रहा है? कुछ चेंज हुआ है इस समय? फुटबॉल तो बहुत पहले से देखते आए हैं। मेसी को हम बहुत पसंद करते थे।
को सपना था कि हाँ एक मैच जाकर बार्सिलोना में देखना है, खासतौर से एल क्लासिको का, बार्सिलोना और रियल मैड्रिड का। लेकिन अब तो रोनाल्डो भी वहाँ से निकल करके अल नसर में पहुँच गए हैं, सऊदी अरब में खेलने लगे हैं। मेसी भी वहाँ से निकल करके इंटर मिलान में चले गए, वहाँ डेविड बेकहम के क्लब में मायामी में। तो वो चीज़ है, एक सपना था देखने का, क्योंकि मेसी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमने उनको मतलब शुरुआत 98 से ही, जब हम वर्ल्ड कप मतलब के समय से शुरुआत किए थे फुटबॉल देखना। बाद में 2005-06 में जब हम विश्वविद्यालय के में शुरू किए थे, तो उसी समय मेसी का भी पदार्पण हुआ था। वो रियल मैड्रिड के खिलाफ जब वो हैट्रिक मारे, तो वो अचानक से छा गए थे पूरी दुनिया में। तो ये हुआ कि यार ये खिलाड़ी थोड़ा अलग खेलता है, वो तेज़ी से लेके भागना, ड्रिबलिंग करना और दिशा चेंज कर देना और चिप करके ऊपर से गोलकीपर गोल करना, ये मतलब असाधारण बात थी। फुटबॉल में सब बहुत कठिन चीज़ें हैं। बॉल लेके भागना ही बहुत, एक टच 2 टच हो जाए, ये यही बहुत बड़ी चीज़ होती है। पूरा उत्तर लेकिन भारत वो व्यक्ति पूरा बॉल लेकर के एक गोल पोस्ट तक आता है और गोलकीपर को छकाने के बाद गोल करता है। तो ये मेसी की जो क्वालिटी थी पूरी दुनिया सराहने लगी, हम लोग को पसंद आने लगे। और साथ में जो उनका जीवन था, बाद में जब उनके बारे में पढ़े, उनका जो जीवन रहा, उनको शुरू में हार्मोनल दिक्कत हो गई थी, वो एज मतलब लंबाई उनकी नहीं बढ़ सकती थी, उसके लिए उनको इंजेक्शन लेना पड़ा। वो जो संघर्ष भरी जो दास्तान है ना, फिर बार्सिलोना का जो टीम बोर्ड है वो अपना कहीं से सूचना पाया और उनको जब जिस रेस्टोरेंट में मिले थे, नैपकिन पे उनको साइन कर लिया। वो एक फल दिया गया था मेसी को कि इसको आप वो जगलिंग करके दिखाइए। और जिस तरह से उन्होंने किया कि वो उनका देख करके, जैसे कोई किसी को पहचानता है तो वो एक नज़र में सब चीज़ें देख लेता है, तो उनको जो कुछ भी समझ में आया वो नैपकिन पे इनको करार तय हुआ था बार्सिलोना से। लेकिन शर्त ये थी कि उनको बार्सिलोना ले जाना पड़ेगा। ला मेसिया में एडमिशन कराया, उनका अंडर 13 में ही 13 साल की उम्र में वो जाना पड़ा और फिर खेलना शुरू किया। और वो मेसी आज मेसी दिखे लोगों को। हम लोग तो पहले दिन से मतलब जब मेसी बनना शुरू हुए, चर्चा में आए, और ख़ास तौर से जो अर्जेंटीना और जर्मनी वाला जो मैच में फाइनल में जाकर के बाहर, वो बहुत अच्छा मौका था वर्ल्ड कप जीतने का। लेकिन वो जो था उसके बाद मौका आया 2022 में, रशिया वाला वर्ल्ड कप में भी बाहर हो गए फ्रांस से हार करके, और फिर उसके बाद ये जो मौका था तो ये बहुत बड़ा मौका था। और तब तक मेसी सब कुछ पा लिए थे, सब कुछ पा लिए थे, लेकिन केवल जो होता है ना कि स्वर्ण पदक जो होता है, अब आपके पास सब कुछ रहे और मुकुट न रहे, ताज न रहे, तो फिर वो अधूरा, और वो अधूरापन सबसे बड़ा होता है। और हम अपने आप को इसलिए जोड़ करके रखते थे कि वो उसी तरह का दुख दर्द चुनौतियाँ हम लोगों के साथ भी रही, सब कुछ रहा, लेकिन कभी चुनाव लड़ने का मौका या किसी पार्टी में किसी पद पर या कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी कि यार सब कुछ तो है, लेकिन वही हाल है कि कोई मानता ही नहीं कि कुछ हैं हम। तो वही चीज़ हमको कनेक्ट करती थी। बाद में जब देखिए कि जो आलोचना करते थे लोग कि यार इतना बड़ा महान प्लेयर है, वो कभी वर्ल्ड कप तो जीत नहीं पाया, तो उनकी महानता पे ना प्रश्न चिन्ह लग जाता था उनके उस पर, केवल इसलिए कि वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए थे। उन्होंने क्या किया है टीम के लिए, कितना सेक्रीफाइस किया है, कितना कुछ झेला है, वो कोई मैटर नहीं करता है आलोचकों के लिए। एक कप इतनी सारी चीज़ों को ढक दिया एक जीत ने। जब वो वर्ल्ड कप जीते, वो इसलिए भी खास था कि जब वो जीते ना तो एक ताज मिला, मतलब एक वर्ल्ड कप जो सपना था कि भाई इतना महान प्लेयर को एक वर्ल्ड कप होना ही चाहिए, जिसके पीछे मेसी भी 10 साल से इंतज़ार कर रहे थे। जब वो मिला तो फिर ये हो गया कि अब कुछ बचा ही नहीं है जीतने को जी। इतना बड़ा था वो, तो सब कुछ जीत लिया उन्होंने। बैलन डोर हो गया, 7 बैलन डोर हैं। आपका यूएफए चैंपियंस लीग है, बार्सिलोना कितनी बार जिताया है, कोपा अमेरिका जीत लिए, वर्ल्ड कप भी जीत लिए, तो अब कुछ ऐसा बचा ही नहीं। अब तो वो अपने एंटरटेन के लिए खेल रहे हैं डेविड बेकहम जी के साथ। पूरा उत्तर भारत क्रिकेट देखता है, क्रिकेट खेलता है। फुटबॉल कैसे देखने लगे? क्रिकेट भी अच्छा खेल है, क्रिकेट अच्छा है। 2020 ने गड़बड़ कर दिया है। हाँ, हालांकि हमें खुशी होती है, अपने जो नए उदीयमान खिलाड़ी हैं उनको मौका मिल जाता है, लेकिन क्रिकेट टेस्ट मैच खेलते हुए सफ़ेद जर्सी में लोग अच्छे लगते हैं जी। और क्योंकि क्रिकेट का भी अपना एक क्लास है, वो कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, स्क्वायर कट,
या बॉलिंग में जो हम ज़्यादातर मतलब बॉलर्स को देखते रहते हैं। इस समय स्टार्क है, मिचेल स्टार्क कितना बढ़िया बॉलिंग करता है। तो ऐसे बहुत कम खिलाड़ी हुए हैं जो 2020 में आके ना उनकी प्रतिभाओं का वो दमन हो जाता है। 4-4 चौके पा जा रहे हैं बॉलर, छक्का कोई कहीं भी मार दे रहा है। तो टेक्निक क्रिकेट कम हो में गई। हाँ टेक्निक कम हो गई। हाँ, वो पेशेंस। बाउंड्री भी तो छोटी हो गई है, रन हाँ। ज़्यादा चाहिए। वो 2020 प्रारूप ही गड़बड़ कर दिया क्रिकेट को। बाकी क्रिकेट बहुत अच्छा खेल है, जी। बहुत पसंद किया जाने वाला, क्योंकि हम फुटबॉल ज़्यादा क्रिकेट खेले हैं, देखे फुटबॉल ज़्यादा है, और फुटबॉल में हम अपडेट रहते हैं कि क्या चीज़ चल रहा है। अभी नेशंस लीग हुआ, रोनाल्डो की टीम जीती है से स्पेन से पेनल्टी शूट आउट में। तो खैर अब यही सब है, चलता रहता है कुछ ना कुछ, तो देखते रहते हैं। एक अच्छी चीज़ थी कि पीएसजी जीता यूएफए चैंपियंस लीग। तो पीएसजी के समर्थक थे, जो देखिए हमारे देश में लोग नहीं बोलते हैं, या सरकार, दक्षिणपंथी सरकार ऐसी जगह पर लेके चली आई है कि आपका जो अधिकार मिले हो उस अधिकार को दबा दिया जाता है। आपको एक जुलूस, एक प्रतिरोध हम लोग नहीं देखते हैं कि गाज़ा में जो मानवता की सबसे बड़ी हत्या की जा रही है, नरसंहार हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, वहाँ पर एक शब्द भी कोई बोले। जो बोलेगा भी तो बोलने का अधिकार भी किनको है? दक्षिणपंथियों को, जो इजराइल के पक्ष में खुल करके बोलते हैं, जो वहाँ पर लगभग 54,000 सरकारी आंकड़ों में लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। 3-3 महीने के, 4-4 महीने के, 10-10 दिन के बच्चों को बमों से उड़ाया जा रहा है बहुत वहाँ पर। विभत्स है। ये हाँ, इतना विभत्स है, देख लेने पर मानवता पर एक बच्चे की तस्वीर आई जो कह रहा है मेरे पास भोजन नहीं है। रोज़ ऐसी चीज़ें हैं, हाँ, रोते हुए बच्चे। रोज़ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तभी लगता है कि सबसे बड़ा खतरा तो मानवता पर, अच्छा, सबसे कुछ बड़ा लोग उसका संकट। मजाक उड़ाते हैं कि संवेदनहीनता इतनी बढ़ गई सोसाइटी में कि कुछ लोग मर रहे हैं और लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि खाना नहीं ले जाओगे, ऐसे कमेंट करते हैं। यही दक्षिणपंथ है, असंवेदनशील बन रहे हैं। यही दक्षिणपंथ है। जी। हुँ। इसी से जुड़ा हुआ, जब आप गाज़ा और फ़िलिस्तीन की बात कर रहे हैं, तो समाजवादी क्यों इतने खामोश रहते हैं इन मसलों पे? क्योंकि लोहिया तो बोलते थे कोई देश की सीमा नहीं है। ये शायद मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि आप गाज़ा फ़िलिस्तीन की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं डरवश। तो ये जो डर पैदा हो गया कि फ़िलिस्तीन और गाज़ा के पक्ष में बोलेंगे नहीं और कत्लेआम जारी है, ये तो समाजवादियों का रवैया नहीं था। देखिए दुनिया के सबसे मतलब अग्रणी समाजवादी लोगों में चे गुवेरा का नाम है। हाँ। चे गुवेरा जी का एक बहुत फेमस कथन है कि दुनिया में एक इंसान की जान की कीमत दुनिया की सभी संपत्तियों की कीमत से ज़्यादा है। जी। ये एक समाजवादी की सोच है। अगर वहाँ 54,000 लोग मर रहे हैं, दुनिया में जितने भी समाजवादी लोग हैं सबको तकलीफ़ है, और वही लोग हैं जो फ़िलिस्तीन को ज़िंदा किए हुए हैं, उनकी आवाज़ में, उनके समर्थन में खड़े हैं। बाकी जो लोग भी इज़राइल के साथ हैं वो आने वाले समय में महसूस, और यही समाजवादी लोग, जब हिटलर तानाशाही कर रहा था, हिटलर ने 60 लाख लोगों को गैस के चैम्बरों में, भट्टियों में झोंक दिया था, वही यहूदी लोगों को। तो यही समाजवादी लोग हिटलर के खिलाफ भी खड़े हुए थे। जी। हिटलर के पास किसकी सेना पहुंची थी? रशिया की सेना पहुंची थी। कौन, किसका शासन था? समाजवादी क्रांति वहाँ पर हुई थी। तो जो बचा जर्मनी, जो थोड़ा बहुत बचा, वो समाजवादी सरकार की बदौलत बचा, और तब भी समाजवादी लोग मानवता के पक्ष में थे, और आज भी समाजवादी लोग मानवता के पक्ष में। वो बात अलग है कि सरकार ने इस तरह का बना दिया है, ढांचा बना दिया है कि उसकी वजह से प्रदर्शन नहीं हो पा रहे हैं, आवाज़ें दबाई जा रही हैं। ये भारत में भी हो रहा है, और जानबूझ करके सरकार का एक शांत रहना मतलब सरकार को एक यंत्र देना हो जाता है कि आपने सरकार को ताकत दे दी अपने अधिकार को दबाने की। इसलिए बोलते रहना चाहिए, लिखते रहना चाहिए। हमको भी जो भी प्लेटफॉर्म मिलता है वहाँ पर सपोर्ट में रहते हैं। जी। क्योंकि पीढ़ियाँ आपसे जवाब मांगेंगी कि आप उस समय कर क्या रहे थे। अभिषेक जी, ज़्यादातर बातें हो गई हैं, तो मैं 5 जो हम बहुविकल्पी सवाल पूछते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ 1 नंबर वाले। अच्छा। तो 1 नंबर वाले सवाल में अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर अखिलेश जी और नेताजी में से किसी एक व्यक्ति को चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे? नेताजी आइकन है, और अखिलेश जी हम लोग के नेता हैं। जी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी? सोनिया जी अच्छी महिला हैं, उनका सम्मान करते हैं। जी। फुटबॉल या क्रिकेट? फुटबॉल। इलाहाबाद या लखनऊ? इलाहाबाद। समाजवादी पार्टी का राजनीतिक भविष्य क्या है?
समाजवादी पार्टी 2027 में लोगों के आशीर्वाद से पूरा पीडीए समाज एकजुट होकर के, और जो भी ये छात्र नौजवान हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो इस बात को देख रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों से उनके साथ, उनके भविष्य के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। आप इस बात को देखिए कि भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शिक्षा के दुश्मन हैं, दुश्मन बन बैठे हैं। इनके राज में 2018 के बाद से कोई भर्ती ही नहीं आई है। सारे पेपर लीक हो रहे हैं। सारे पेपर, हम ये कह रहे हैं कि अब व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाते ही क्यों हो? ये बीएड, बीटीसी, डीएलएड या टीईटी या अभी जो कल परीक्षा पीजीटी, हाँ पीजीटी की जो कैंसिल हुई है, ये करा ही क्यों रहे हो? जब आप खुल करके, आपका आधिकारिक घोषणा है कि सरकार के पास कोई रिक्त पद नहीं है और भर्ती की कोई अगर कोई भर्ती लाने का विचार नहीं है, ये बोला है शिक्षा मंत्री ने जी। तो जब इस तरह की चीज़ें हैं तो फिर आप इस तरह के कोर्स चला क्यों रहे हो? धन उगाही कर रहे हो आप लोगों से, छात्रों से। जितना इस सरकार में छात्रों का शोषण हुआ उतना कभी किसी का नहीं हुआ है। ये पढ़ा ही नहीं रहे हैं, शिक्षा के दुश्मन बन बैठे हैं। प्राइमरी स्कूल का ये हाल कर दिए कि हज़ारों की संख्या में प्राइवेट सेक्टर में वो जा रहे हैं। निजीकरण किया जा रहा है बेसिक शिक्षा का भी, और पूरे जितने भी संसाधन हैं हमारे देश के, उन सबको निजी हाथों में सौंप करके भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रही है, लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, और समाज का जो ताना बाना बिगाड़ रहे हैं वो तो अलग से बिगाड़ ही रहे हैं। जी। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो युवा तो इन्हीं के वजह से जो जनता का जो रुझान है, बहुत उम्मीद और बहुत भरोसा है आदरणीय अखिलेश यादव जी पर, और 2027 में हमको पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश से हम लोग यहाँ 300 से ज़्यादा सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। जी। अब मेरे साथ दोस्तों बहुत लंबी बातचीत तो नहीं हुई है। मेरे साथ समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव जी थे, और इनका पॉलिटिकल कैरियर और जो इनका राजनीतिक संघर्ष है उसको अगर आप समझना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट ज़रूर देखें। और सिर्फ ये नहीं, किसी भी समाजवादी लीडर की जो वैश्विक दृष्टि है, दुनिया के बारे में सोचने का जो नज़रिया है, दुनिया को समझने का जो दावा है, वो कई बार ये होता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि यूनिवर्सिटी से निकले हुए छात्र नेता सिर्फ भाषण देते हैं मंचों पर। ये भी इस पॉडकास्ट में आप समझेंगे कि एक छात्र नेता जो पढ़ा लिखा होता है वो किस तरह की बातें करता है, दुनिया को देखने का उसका नज़रिया क्या होता है। मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप सब इस पॉडकास्ट को देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभिषेक जी, मैं ये चाहूँगा कि आप बोलें सबको कि सब लोग टॉक विद परमिंदर से ज़रूर जुड़ें। सभी साथियों से हमारा निवेदन है कि बहुत संघर्षशील साथी हैं और समाज के मुद्दों पर चिंतन करते रहते हैं हमारे परमिंदर भाई, और हमारी गुजारिश आप सभी से है कि टॉक विद परमिंदर ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करिए और इनको और मजबूत करिए। जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी।